आज सुनिए शिवानी जी की लिखी हुई कहानी साधो ई मुर्दन कै गाँव। साहित्य जगत में शिवानी जी ने अपनी कहानियों को एक ऐसे दरवाजे की तरह खड़ा किया जिसमें प्रवेश का आकर्षण साधारण मध्य वर्गीय पाठकों को अंततः साहित्य के दुर्गम प्रदेशों तक ले गया। उन्होंने अपनी लेखनी के बल पर पाठकों को साहित्य की सत्ता के प्रति उन्मुख और उत्सुक किया। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी साधो ई मुर्दन के गांव। मुर्दों के इस ग्राम से जब मेरा पहला परिचय हुआ तब मैं बहुत छोटी थी। इसी से मेरे अबोध चित्त के कच्चे सीमेंट पर उसकी स्मृति किसी शिलान्यास की लिपि की ही भांति आज भी अमिट अक्षरों में जो की त्यों खुदी है। मेरे पिता उन दिनों ओरछा महाराज के गृह सचिव थे एवं उन्होंने राज्य के कारागार की व्यवस्था में अनेक दुस्साहसी परिवर्तन किए थे। उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप पहली बार टीकमगढ़ जेल के प्राणदंड पाए बंदियों के पैरों की बेड़ियां काट दी गई थीं। उन दिनों उस कारागार का एक ऐसा ही बंदी हमारे घर पर भी बागवानी करने आया करता था। वर्षों से पैरों में पड़ी बेड़ियों को दोनों हाथों से थाम वो 18 वर्षों से एक एक इंच कदम रखता चला आया था। इसी से बंधन कट जाने पर अब भी स्वाभाविक कदम नहीं रख पाता था। टखनियों के पास 2 गहरे घाव नासूर बन गए थे। तुमने क्या किया था बंसी? मैंने एक दिन उससे पूछा तो भयावह मूँछों को बड़े गर्व से ऐंठ कर उसने कहा था, अपने साहब की गर्दन गंडासे से काटी थी बिन्नू। क्यों? मैंने पूछा तो निरुत्तर खड़ा रह गया था। बेचारा उत्तर दे भी देता तो क्या समझने की मेरी उम्र थी। बंसी ने अपने फिरंगी प्रभु की नृशंस हत्या की थी, फिर भी फांसी के फंदे से बचकर निकल गया था। सचमुच ही एक आश्चर्यजनक घटना थी, किंतु जिस क्रोध के क्षणिक आवेश में उसने ये जघन्य अपराध किया था उसी ने स्वयं उसकी पैरवी भी कर दी थी। साहब का अपराध भी तो उसी की टक्कर का था। अपने भूखे खानसामे के मुख ग्रास को उसने छीनकर अपने मुख में धर लिया था। वो तो नटनी किसी फुर्ती से उसकी बहू छिटक भाग गई थी, नहीं तो उस कुल्टा का मुंडहीन धड़ भी साहब ही के साथ वहीं लौटता। प्राणदंड न देकर इसी से न्यायप्रिय न्यायाधीश ने उसे दिया था आजन्म कारावास। उन दिनों मुर्दों के उस गांव का वही मुखिया था। एक बार उस गांव की पूरी बस्ती को एक बड़ी सी ट्रक में भर कुंडेश्वर महादेव के दर्शन को लाया गया। ये भी मेरे पिता के दुस्साहसी प्रयोगों में से एक था। बिछुड़े उन्मुक्त आकाश से उनका वो अद्भुत प्रथम मिलन मैं अपनी छत पर खड़ी होकर देखती रही थी। जब उन्हें एक बड़े हंडे में भरकर गर्म जलेबियां दी गईं तब उनके अभिशप्त कंठों से निकले जयघोष ने हमारे कान के पर्दे फाड़कर रख दिए थे। वर्षों पश्चात मुझे एक बार फिर उस उजड़े गांव को बहुत निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस बार मेरे भाई ओरछा महाराज के निजी सचिव नियुक्त हुए थे। रियायती बंदी गृह के अधीक्षक अब भी वही पुराने जेलर साहब थे। एक दिन मिलने आए तो मैंने जिद की कि मैं भी उनके साथ जेल देखने चलूँगी। मेरा धृष्ट प्रस्ताव सुनते ही पहले तो वो भड़क गए। नहीं नहीं, वो भी भला कोई देखने की चीज़ है? भले घर की बहू बेटियां वहाँ कैसे जा सकती हैं? पर मैं भी अड़ गई थी। जैसे भी हो हमें जेल दिखानी होगी। साथ में थी नई नई ब्याह कराई भाभी। घर से तो हम बड़े उत्साह से चली थीं, किंतु गगनचुंबी दीवारें देखीं तो सहम गईं। मेहराबदार जंगी ड्योढ़ी पर सुस्पष्ट लिपि में बिना किसी शब्दांबर के ही उस भयावह आगार महत्ता जेल लिखे केवल 2 अक्षरों में स्पष्ट कर दी गई थी। आज के कारागार देखती हूँ तो उसकी तुलना में कैसे अपूर्व लग उठते हैं। कारागार ही नहीं, कारागार के अध्यक्ष, कर्मचारी, संतरी, यहाँ तक कि स्वयं बंदीगढ़ भी जैसे समय के साथ साथ एकदम बदल गए हैं। ओरछा के जेलर का व्यक्तित्व भी कारागार के दुर्धर्ष परिवेश के चौकठे में एकदम फिट बैठता था। तंग खाकी जोधपुरी, हाथ में हंटर और ऐठी तनी पुष्ट काली मूछें। पता नहीं अब वो कहाँ हैं, किंतु जहाँ भी वो रहें मुझे लगता है उनकी मूछें अब भी उतनी ही रौबदार, उतनी ही घनी और उतनी ही काली होंगी। देवताओं के कंठ में पड़ी पुष्प मालाओं की भांति वे कभी कुंभला नहीं सकती। उन अनुशासन प्रिय कठोर अधिकारी का रौब सचमुच दर्शनीय था। गरजते तो लगता किसी ने कोरे लट्ठे का थान फाड़ दिया है।
कोई बंदी यदि बगावत का सामान्य आभास भी देता तो उसे वहीं चुटकी से मसल कर रख देते। घूम घूम कर उन्होंने हमें वो कमरा दिखाया था जहाँ कैदी एक साथ बैठकर संवेद रामायण पाठ करते थे। फिर वो कोठरी जहाँ बंदी गृह के पटु लोहार स्वयं अपने ही हाथों से अपने आभूषण गढ़ते थे। कई जोड़ी हथकड़ी बेड़ियों के भारी भारी छल्ले उठाकर उन्होंने हमें दिखाए। फिर अपराधी हाथों से बनी कलात्मक दरी प्रदर्शनी से हमें फुसलाने की भी चेष्टा की थी, किंतु मैं समझ गई कि वो जानबूझकर ही हमें बंदियों से बिना मिलाए बाहर लिए जा रहे हैं। बंदियों में उन दिनों मध्य प्रदेश का कुख्यात डाकू देशपत भी था। उसके दस्यु जीवन की लोमहर्षक कथाएं उसके जीवन काल में ही दंत कथाओं की तरह लोकप्रियता हासिल कर चुकी थी। कब उसने किस ग्राम को लूट लिया, कब ललितपुर के किस सेठ की संपत्ति को पलक झपकते ही लूट दतिया के किस ग्राम की निर्धन अनाथ कन्या के विवाह में लुटा दिया, आदि आदि। अच्छा चलो तुम्हें देशपत से मिला दें, उन्होंने कहा तो मुझे मन ही मन घबराहट सी होने लगी। तब सचमुच ही क्या मैं देशपत को देख सकूंगी? वही देशपत जिसके औदार्य, शौर्य और पराक्रम के आल्हा बुंदेलखंड के गांव-गांव में गाए जाने लगे थे। किंतु जब देशपत हाथ बांधे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तब जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो देशपत है। छरहरा शरीर, अधपके बाल और झुर्रियों से भरा गेहूं गोरा चेहरा, झील सी शांत आंखों के नीचे क्या सचमुच ही जानलेवा गहराई छिपी होगी? जिस कारागार के भीतर बाहर की चिरैया भी भूले भटके ही आ पाती थी, वहीं हम दोनों को देखकर उसके चेहरे पर कौतूहल की एक भी रेखा नहीं उभरी। हाथ जोड़कर वो ऐसी करुण नम्रता से झुककर खड़ा हो गया कि मेरा जी भर आया। ऐसा पराक्रमी दस्यु वीर आज कैसा दीनहीन याचक बनकर रह गया था। काम के बीच ही उसकी पुकार हुई थी। इसी से वो कर्मठ मुखिया अधैर्य से पूछने लगा, मैं अब चलूं सरकार? खाने का घंटा बजने वाला है। देशपत की देख रेख में ही बंदियों का खाना बनता है। क्यों, आज क्या बना है तुम्हारे अटोल में? जेलर ने पूछा। वो हंसा। सामने के दो टूटे दांतों से छलकती कर्णचुंबी हास्योज्जल स्निग्धता उसके पूरे चेहरे को भिगो गई। और क्या बनेगा सरकार, वही चने की दाल और रोटी बनी है। जाओ साफ तश्तरी में धर कर ले आओ तो। क्यों बिटिया, इनसे मिलने को तो तुम तरस ही रही थी। देखो इनका खाना भी तुम्हें तरसा सकता है या नहीं, चखोगी? मैंने गर्दन हिला दी थी और पल भर में करतल पर ही तश्तरी सादे देशपत दो मोटी स्वस्थ रोटियां और सकोरे में चने की दाल लेकर आ गया। यही नहीं, उतनी ही देर में वो दयालु मेजबान चटपट तवे पर ही टमाटर भून चटनी भी बना लाया था। मैं खड़ी खड़ी खा रही थी और बिना मेरे आह्वान की प्रतीक्षा किए कई जोड़ी बंदी आंखें मुझे आश्चर्य से देख रही थीं। आज भी मैं उस बुंदेलखंडी ढाल सी चौड़ी कठोर रोटी और मुक्ता सी अलग अलग छितरी चने की दाल चटनी के स्वाद को नहीं भूल सकी हूँ। खाकर मैंने अपनी एक और बचकानी फरमाइश से जेलर साहब को चौंका दिया था। मैं फांसी के कैदियों को देखे बिना घर नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, वहाँ नहीं ले जा सकता तुम्हें। खूनी को फांसी की सज़ा जंगली ढोर बना देती है। चलो घर पहुँचा दूँ, माँ जी सुनेंगी तो बिगड़ेंगी। वो हमें एक प्रकार से खदेड़ते हुए बाहर लिए जा रहे थे, पर मेरी जिद ने अंत में उन्हें झुका ही दिया। वो बड़ी ही अनिच्छा से हमें एक लंबा चौड़ा दालान पार करा जेल के दूसरे छोर पर ले गए। झुकी नीची छतों के उन कमरों को देखकर मैं खड़ी ही रह गई थी। ओफ, ऐसे कमरों में भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? केवल दो ही बंदी थे वहाँ। किसी भी भोर के धुंधलके में जेलर के हिलते रुमाल की झंडी का संकेत पाते ही उनके जीवन की गाड़ी इहलोक के स्टेशन को छोड़ देगी। जल्लाद का एक सधा झटका रीढ़ की हड्डी को झुंझुने सा हिलाकर निर्जीव देह को लटकती छोड़ देगा। ओफ, ठीक ही कहा था उन्होंने। भयावह रूप से बड़ी दाढ़ी हिलाते वे दोनों बंद सीखों की टेक लेकर खड़े हो गए थे और इससे पहले कि ईश्वरी के उस भाग की दूसरी पंक्ति हमें डसती, जेलर बड़े कौशल से हमें बाहर खींच ले गए थे। फिर चलते चलते उन्होंने कारागार की एकमात्र बंदनी पतिहंता मालिन से भी हमें मिला दिया था। उसे दूसरे ही महीने फांसी मिलने वाली थी। जेलर ने बार बार कहा कि भले घर की बहू बेटियां उसे देखने आई हैं, वो घूंघट हटाकर उन्हें अपना चेहरा दिखा दे। किंतु उस हटीली अवगुंठनवती ने पूरे चेहरे को घूंघट से ऐसे लपेट लिया जैसे बुर्का हो। हमने और जिद की तो वो वहीं पर फांसी का फंदा गले में पड़ने से पूर्व अपने घूंघट के फंदे से अपने प्राण ले लेगी।
स्वयं मृत्युदाता जल्लाद ही अब उसका चेहरा देखेगा और कोई नहीं। यही सब बड़बड़ाती धरती में धंसी जा रही है। ये देख हम उठ गई थीं। इतने वर्षों पश्चात जब फिर इधर मुझे अचानक ही एक कारागार को देखने का निमंत्रण मिला, तब मैं बड़े ही उत्साह से घर से चली थी। किंतु वहां पहुंचकर भी क्या वो उत्साह टिक पाया? पतिहंता, पुत्रवधू हंता, भ्रूण हंता, डकैत, ठगनी, कुटनी सभी चरित्र तो वहाँ थे, किंतु कहाँ थी वो 28 वर्ष पूर्व की अवगुंठनवती मालिन, जिसने हमारे लाख कहने पर भी अपने कलंकित चेहरे से घूंघट की यवनिका नहीं उठाई थी? हाय, ऐसा चेहरा क्या भले घर की बहू बेटियों को दिखाकर अपना परलोक बिगाड़ लूं सरकार? ऐसा ही कुछ कहा था उसने। किंतु आज कारागार के इस नवीन रंगमंच पर कैबरे नर्तकियों की सी ही निर्लज्ज उदासीनता से एक के बाद एक कितनी ही बंदनियां मेरे सम्मुख स्ट्रिप्टीज करती चली आई थीं। न उनके आत्मनिवेदन में पश्चाताप था, न संकोच। मेरी लेखनी ही कई बार सहम कर थर्रा गई थी, किंतु उनकी चपला जिह्वा नहीं थर्राई। अदालती जिरह, हवालात का सानिध्य और दीवान जी की निर्ममता ने उन्हें मुखरा बना दिया था। किसी नाटक का पूर्वाभ्यास कर रही पात्राओं की ही भांति वे मुझे अपना पाठ सुनाती चली गई थीं। एक जानकी की ही नहीं, और भी कई जानकियों की आत्मकथा सुन मन न जाने कैसा हो उठा था। जी में आया चुपचाप उठकर बाहर निकल जाऊं, किंतु इसी बीच वार्डन आकर दूसरे रोचक एकांकी की घोषणा कर गई। रंगमंच पर अब एक सर्वथा नवीन ठप्पे की नटी अवतरित हुई। लंबोतरा सांवला चेहरा, शरीर के अनुपात में बहुत लंबे लंबे लग रहे हाथ पैर और तिर्यक दृष्टि। एक पल को लगा जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। फिर पहली समझ में आ गई, देखा अवश्य था, किंतु जीवन रूप में नहीं। कैसा आश्चर्यजनक साम्य था! कुछ ही दिनों पूर्व किसी चित्र वीथिका में यही तो देखा था। बी प्रभा ने क्या इसी कारागार से मॉडल चयन किया था? चेहरे पर वैसी ही मासूमियत थी और कपोलों की उठान में भी वही चिकना चमत्कार। किंतु जब वो एकदम पास आकर बैठ गई, तब मैंने फिर उसे देखा। नहीं, ये तो वो चेहरा नहीं है। पाल में पके इस पपीते का डाल पर पके उस पपीते से कोई साम्य नहीं था। उस चित्र की स्वाभाविक मिठास के सम्मुख उसकी नकली पीताभ परिपक्वता में धरती आकाश का अंतर था। उसकी कहानी भी अत्यंत विचित्र थी। वो एक ऐसे डकैत की प्रियतमा थी जिसके आतंक ने सैकड़ों गांवों को थर्रा दिया था। न जाने कितने डाके डालता वो निर्भीक सांड सा ही इधर उधर घूमता रहता, किंतु एक दिन पकड़ा गया और अब दिल्ली के कारागार में लंबी सजा भुगत रहा था। उसकी पत्नी थी उससे बहुत दूर, एक दूसरे कारागार में। 2 महीने बाद वो छूट जाएगी। छूट कर वो क्या करेगी, इसके लिए संभवतः उसे सोचना नहीं पड़ेगा। 120 तोला सोना उसके बैंक के खाते में जमा है। कानून उसका वो सुवर्ण कोष रिक्त नहीं कर पाया था, क्योंकि उसने कह दिया था कि ये उसकी ससुराल और मायके का चढ़ावा है। पति डाके डालकर आता तो जंगल में मंगल हो जाता। दस्यु दल का कोई शूरवीर था, उसका मुंह बोला देवर, कोई जेठ और कोई भांजा भतीजा। इसी से जब भी दस्यु दल सफल अभियान के पश्चात आता तो कोई भाभी के गले में लूट का हार झुला देता और कोई पहना देता मोती का तोड़ा। एक बड़े से कढ़ा में फिर सोने के उन आभूषणों को खौलाकर खोए सा घोंट दिया जाता। गलाई गई उस सुवर्ण राशि से फिर नवीन आभूषणों की सृष्टि होती। इस प्रकार वो दस्यु दल की पटरानी नित्य नवीन आभूषणों से जगमगाती रहती। वयस की असमानता यहाँ भी थी। जानबूझकर पिता ने पुत्री को अपने मित्र की पत्नी बनाकर विदा किया था। वो जानता था कि पुत्री राजरानी ही बनकर राज नहीं करेगी। एक न एक दिन उसकी छलकती वैभव सरिता का प्रवाह पितृग्रहोदधि में एकाकार होने उसी ओर प्रवाहित हो उठेगा। संसाराणवतारिणी लक्ष्मी कभी कभी कैसी हृदयहीन और निष्ठुर बन सकती है, ये वो भी नहीं जानता था। लक्ष्मी ने उसकी ही पुत्री को सिर से पैर तक सोने से मढ़ अवश्य दिया, किंतु फिर उन्हीं हाथों ने एक दिन उसे कारागार की ओर ढकेल भी दिया। पति अपने जानलेवा दौरों से लौटता तो मानसिक तनाव से छुटकारा पाने पत्नी को ले न जाने कहाँ कहाँ घूमने निकल जाता। नई चमचमाती कार किसी अंधेरी गली में उनकी प्रतीक्षा कर रही होती। नई साड़ी और नए आभूषणों की छटा विकीर्ण करती वो वन लक्ष्मी अपने दस्यु प्रीतम की वामांगी बनी हवा में कार भगा देती। कभी जाते बरेली, कभी लखनऊ और कभी कानपुर। तुम्हें क्या कभी नहीं लगा कि तुम्हारा पति डाका डालकर किसी की नृशंस हत्या करके ही तुम्हारे लिए साड़ी गहने जुटा सकता है? मैंने पूछा। क्यों? बड़ी अवज्ञा से मुझे देखकर उसने आंखें फेर लीं।
मुझे क्या पता था कि वो डाका डालते हैं, हत्या करते हैं। कैसा भोला उत्तर था, किंतु झूठी कैफियत देने में उस षटकोणी चेहरे का मुखौटा पहली बार बुरी तरह नीचे खिसक गया था। वो बीच बीच में स्वयं चुप हो जा रही थी। जानकी एक बार कहानी सुनाने लगती तो कभी कभार ही रुकती थी, किंतु ये नई नई पकड़ी गई नागिन की भांति बार बार अपनी पिटारी की कुंडली में सिर छिपा लेती। खोज खोज कर ही मुझे उकसाना पड़ रहा था। तो तुम यहाँ किस अपराध की सज़ा भुगत रही हो? मैंने पूछा। जी 411 की। मेरे पति 60 डकैतियों और कत्ल की सज़ा भुगत रहे हैं। वो अभी भी मेरी ओर नहीं देख रही थी, पर फिर मैंने बड़े छल बल से उसकी पूरी कहानी उससे उगलवा ली। एक बार जब उसका पति अपने हरिकेनी दौरे से लौटा तब वो बुरी तरह ऊबी थकी टूट सी गई थी। उस अरण्य में ऐसे प्रियतम की प्रतीक्षा जो लगभग उसी के पिता का समवयसी था, उसके धैर्य की कठोर अग्नि परीक्षा थी। दिन रात सुरंग सी अंधी गहन वनवीथियों में वो अपना सुहाग हथेली पर धरे बैठी रहती। एक सामान्य सा विचलित पत्र भी उसे सहमा देता। क्या पता दस्यु दल के किसी विभीषण ने उसकी लंका ढहा दी हो। कब कौन सदस्य पुलिस दल से जाकर साठगांठ कर ले, क्या ठिकाना। उस बार तो वो धैर्य ही खो बैठी थी। हो सकता था सरकारी खजाना लूटने में स्वयं लुट गया हो, या बैंक के किसी खजांची को गोली से उड़ाने से पूर्व स्वयं उसकी गोली से उड़ गया हो। पर वो एक दिन सकुशल लौट आया। मानिनी का मान भंग करने में उसे इस बार विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा। गंदे फटे चिथड़े में बंधी पोटली खुली तो जगमगाते रत्नों की दमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। क्या दमकता पीला सोना था, और जड़ाऊ हार की कैसी अनोखी गठन। किंतु प्रिया के कंठ में वो हार पहनाने में उसकी उंगलियां काफ़ी अवश्य होंगी। उस नृशंस हत्याकांड की स्मृति आलोड़न ने उसके हथ पिंड को हिला ही दिया होगा। एक गर्दन की शोभा बढ़ाने के लिए उसे एक साथ कितनी गर्दनें साफ करनी पड़ी थीं। फिर भी उस परिवार के गृह स्वामी की गर्दन बच गई थी। सुनो, उसने अपनी पत्नी से कहा था, इसे आज भले ही पहन लो, पर जहाँ से मिला है वो इसे सहज में नहीं छोड़ेगा। कल ही इसे गलवाना होगा। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं तोड़वाने दूंगी। अपनी साड़ी में लुका छिपा ब्लाउज के नीचे डाल दूंगी, फिर कौन देखेगा भला। किंतु संसार की कौन नारी भला अपने नवीन कंठहार की शोभा साड़ी के नीचे छिपा सकती है। जब तक किसी दूसरे के मुंह से आभूषण की प्रशंसा में वाह न सुन ले, तब तक किसी सखी ननद देवरानी जिठानी की आभूषण लोलुप दृष्टि लार न टपका दे, पहनने वाली को भला कभी संतोष हो सकता है। बरेली में रात का सेकंड शो देखकर हम लौट रहे थे। वो उदास स्वर में कहने लगी तो मेरी कल्पना ने कैमरा साथ लिया। नई साड़ी, सस्ते इतर की खुशबू, चमकीला बटुआ, सांवले अंदरों पर मीठे खुशबूदार पान की लालिमा और आंखों में सेकंड शो की खुमारी। मदालस पति को सद्योदृष्ट फिल्मी कैबरे नर्तकी के घातक नृत्य ने आसव की एक और घूंट पिला दी थी। उसी चलचित्र के खलनायक की भांति उसने कार पूरी स्पीड में भगा दी। अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। लगता है पुलिस की गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। वह बुरी तरह घबरा गया और गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी होकर इधर उधर जाने लगी। अब तो जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतरा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था इस हार को मत पहनो, तुड़वा देती तो आज ये सब नहीं होता, 20 चंद्रहार बन जाते, पर औरत जात हो ना। ठीक ही कह रहा था वो। काल कनक अरुकामनी परिहर इनको संग। काश उसने इस सीख का स्मरण पहले कर लिया होता। दस्युप्रिया ने हार खोलकर बटुए में डाल लिया। फिर दूसरी गाड़ी और नज़दीक आई तो उसने पेटीकोट के नेफे में खोस लिया, किंतु पकड़े जाने पर वो पुलिस की घाघ दृष्टि को छल नहीं सकी। पहचानने वाले ने अपना गहना पहचान लिया और इस बार सचमुच ही उस गहने ने पहनने वाली की गर्दन तोड़कर रख दी। मैं जिस दिन उससे मिलने गई, मेज पर उसके पति के लिखे 2 कार्ड धरे थे। मेरी दृष्टि स्वयं ही उन पर फिसल गई। किस्सा तोता मैना की भाषा में लिखे गए कुछ अंश पढ़कर ही मैंने आंखें फेर लीं। वो अब अपने लंबे लंबे हाथों को अभिवादन की मुद्रा में बांधती उठ गई थी। चलने लगी तो मैंने पूछ लिया, अब तो तुम शीघ्र ही छूट जाओगी, फिर क्या करोगी। उसने पहले मुझे बड़ी संदिग्ध दृष्टि से देखा, जैसे मैं उसकी तलाशी लेने वाली कठोर दरोगा की छोटी बहन हूँ। फिर वो दृढ़ स्वर में अपनी घोषणा करती चली गई, मास्टरनी बनूंगी, होम में जाकर ट्रेनिंग लूंगी, 8वीं पास कर चुकी हूँ। किंतु
मास्टरनी बनने पर भी वो क्या अपने अरण्य के उस राज सिंहासन की स्मृति को मिटा पाएगी, जहाँ एक भीम कड़ाह में बीसियों आभूषणों का दलिया पकता था, जहाँ बड़े बड़े हंडों में मदमस्त मसालों में पक रहे गोश्त की सुगंध से दिशाएं महकती थीं, जहाँ घूमने को चमचमाती मोटर थी, रुपयों से भरा बटुआ था और कंठ में था बहुमूल्य रत्न जड़ित चंद्रहार। अब उससे भी मिलेंगी क्या? अधीक्षिका ने पूछा तो मैं एक बार फिर चौंक गई। क्या ये दोनों अपने पूर्वकृत पाप कर्मों का किया भोग रही थीं या यही लोग के कर्मों का? दोष इनका था या परिस्थितियों का? तो बुलवा लूँ उसे? अधीक्षिका ने फिर पूछा। जी हाँ, बुलवा लीजिए। मैंने कुछ बेमन से ही कहा, किंतु आज सोचती हूँ मैंने अच्छा ही किया। कड़वी औषधि खाने के पश्चात मीठा बताशा भला किसे अच्छा नहीं लगता? अब तक जैसे मैं सांस रोक के किसी प्रख्यात सर्कस के कलाकारों का दुस्साहसी ट्रैपीज प्रदर्शन देख रही थी। गगनचुंबी हिंडोलों में क्षीण रस्सियों के सहारे झूलते ये नर नारी कैसे हवा में मौत की छलांगे भरते एक दूसरे का हाथ पकड़ते चले जा रहे थे। अब मेरे धड़कते कलेजी के धड़कन संभालने चला आ रहा था बौना जोकर। एकदम वैसा ही वज्र मूर्ख चेहरा, भावनाहीन आंखें और अधरों पर निरर्थक हंसी। इनसे मिलिए, डॉक्टरनी ने हंसकर कहा। कल छूटकर घर जा रही हैं। सुनो जी मग्गी, तुम्हारे आदमी की चिट्ठी आई है कि तुम्हारे आने की उसे एक ही घबराहट हो रही है। क्या मेम साहब? वो घबरा कर बेंच से उठ गई। उसका घबराना स्वाभाविक भी था। क्या पता 14 ससुरालों की भांति उसके अतीत का कलंक उसे इस प्राणाधिका 15वीं ससुराल से भी झाड़ मार कर बाहर खदेड़ दे। यही डॉक्टरनी हंसकर कहने लगी। तुम पहुंची तो इस बार शायद उसके घर की एक ईंट भी नहीं बच पाएगी। नहीं सरकार, उसने अपने लंब कर्ण द्वय खींचकर और भी लंबे कर लिए। अब मैं नहीं खाऊंगी। मैं जैसे आकाश से गिरी। कहती क्या है ये? क्या ये सचमुच ही घर की ईंट खाती होगी? मेरी दुविधा शायद डॉक्टरनी ने समझ ली थी। वो हंसकर कहने लगी, एकदम धरती की बेटी है ये। मिट्टी के नाम पर सकोरा, दिया, ईंट, गमले सब तो उसके पेट में जा चुके हैं। लजाकर गमला भक्षिणी ने अपनी मोटी काली गर्दन झुका ली। मैंने उसे सिर से पैर तक देखा। गमला खा खा कर उसका शरीर भी जैसे गमले की ही आकार का बन गया था। पिटे लोहे का सा चेहरा, ऊंची बंधी धोती, शरीर से अटी सटी कुर्ती, वो भी ऐसी तनी कि लगता था एक छींक आते ही बटन तड़ातड़ टूटते चले जाएंगे। ध्यान से देखने पर कोई भी नारी उसकी अस्वाभाविकता को जूसा पकड़ सकती थी। न जाने कहाँ कुछ चूक रह गई थी विधाता से। चेहरे में, आँखों में, चलने उठने बैठने में, निरंतर मंजीरे से बजाए जा रहे घुटनों की गतिविधि में कहीं कुछ हम सबसे निश्चय ही भिन्न था। नारी के स्वाभाविक मापदंड में ठीक न बैठने पर भी वो संपूर्ण रूप से नारी थी। इस विपन्न निर्वासन में भी पति की स्मृति उसे बार बार विभोर कर रही थी। जब जब उसकी मिट्टी खाने की कुटैव का उल्लेख किया जाता तो सिर झुका लेती, किंतु उसके लजाने में अभिनय का पुट नहीं था। किसी नारी की इस विशुद्ध नारी सुलभ व्रीड़ा को कोई नारी ही कर पृष्ठ पर मले विशुद्ध घृत की भांति अपने सूक्ष्म घ्राण शक्ति से चट पहचान सकती है। मैंने भी भूल नहीं की, किंतु एक स्वाभाविक अबला जीवन की कैसी अस्वाभाविक कहानी थी। 15 वर्ष की ही थी कि क्रूर ग्रहों ने जकड़ लिया। सगे जीजा के कुटिल चक्र ने ही इस कोमल किशोरी को हवा में विवशता से उड़ रही कागज की फिरकी सा ही घुमा दिया। वो देखने में थी एकदम स्याह, किंतु अपने जीवन के 15 वसंतों का प्रवेश पत्र दिखाती यौवन के भर बदमाश में वो कोकिला अम्बुवा की डार डार पर कुहकने लगी। एक एक कर 14 आम्रकुंज उसकी मीठी कुहक से गूंज उठे। धीरे धीरे सरल चेहरे पर कुटिलता का अंगराग बिखर गया। भोली आंखों में कंजर कंदा की चतुर चितवन का आंजन अंज गया। उठने बैठने में पहले की झिझक नहीं रही। अधर से लगे कर संपुट घाट घाट के भरे पानी से छलक उठे। जीजा का प्रशिक्षण संपूर्ण रूप से सफल रहा था। किसी विवाह के लिए मचल रहे प्रौढ़ चिरकुमार विधुर या पत्नी पर त्यक्त पति को जीजा ढूंढ लाता। साली को दिखाकर वो विवाह का प्रस्ताव ही नहीं रखता, चट मंगनी पट ब्याह भी रचा देता। फिर विदा के उन क्षणों को वो लाडली सहोदरा और स्नेही भगनी पति की देहरी छोड़ने में अपने विलाप से धन्य कर देती। बिस्मिल्लाह की शहनाई का सा वो करुण स्वर नए दामाद की आंखें गीली कर देता। चेहरा स्याह था तो क्या हुआ, शरीर का तो एक एक अंग 1.25 लाख का था।
प्रत्येक कृष्ण वर्ण नवयौवना की भांति उसकी दशन द्युति दर्शनीय थी। नए पति का विश्वास वो अपने स्वस्थ यौवन का ब्रह्मास्त्र छोड़ते ही प्राप्त कर लेती। कहाँ क्या धरा है जानने में फिर उसे विलंब नहीं होता। मरी सौत के अंकना कंकना या सास की जीर्ण पोटली में छिपी संपत्ति, कृपण वृद्ध पति की चूल्हे के नीचे गाड़ी गई धनराशि ले वो एक दिन सहसा चंपत हो जाती। लाख ढूंढने पर भी फिर न जीजा मिलता न साली, मिलती भी कैसे। इस बार वो एक दूसरे ही शहर में अवगुंठनवती नवोढ़ा बनी रोती कलपती विदा हो रही होती। ऐसे ही वो विलाप करती, विदा होती और हंसती खिलखिलाती सोने चांदी से मढ़ी लौट आती। जीवन के 20 वर्षों में ही वो पूरे 14 ग्रहों की परिक्रमा कराई थी। भारत की वो संभवतः प्रथम नववधू थी जिसका कभी दुरागमन नहीं हुआ था, किंतु एक दिन इसी चिर स्वयंवरा ने जीजा की निर्लज ठगी प्रथा का स्वयं ही उन्मूलन कर दिया। 14 विवाहों के अनुभव ने उसे वात्सायन के एक एक सूत्र थमा दिए थे। 14वां पति था बूढ़ा जर्जर, किंतु अपनी दीर्घ अनुभवी दृश्य से उसने अपनी नवेली को 4 ही दिन में परख लिया। घाट घाट का पानी पीकर वो अब उसका अंगूठा पकड़ने आई थी। इधर वो भी समझ गई थी कि मुख में एक दांत ना होने पर भी बूढ़े के पेट में बत्ती सी है। एक दिन जो भी हाथ लगा वही लेकर उड़द छू हो गई। जीजा ने फिर 15वीं बार कन्यादान करने में विलंब नहीं किया, पर इस बार बहता पानी बंध गया। रमता जोगी चिमटा गाड़ कर जम गया। 15वें पति से प्रेम करने की मूर्खता कर बैठी मग्गी। मुझे सहसा मॉम की कहानी राउंड डजन का स्मरण हो आया। अंतर केवल सामान्य था, वहाँ नायक ठग था, यहाँ नायिका। मग्गी का 15वां प्रियतम लोहार था। गर्म तपे पर जब वो अपने लोहे सी ही प्रलंब भुजंग भुजाओं का प्रहार करता तो मग्गी उसे मुग्ध होकर एकटक देखती रहती। कभी जी में आता उसके पैरों पर सिर रखकर सब कुछ उसे बता दे। कैसे उसके जीवन की वह संधिकाल में स्वयं उसका रक्षक जीजा ही उसका भक्षक बन गया था। उस अनाथा किशोरी को सगी बहन ने ही तो पतन के अंधे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया था। पर कहीं सब कुछ सुनकर इस पति ने उसे क्षमा नहीं किया तब? अब तक तो उसके स्वामी के लाड़ दुलार का अंत नहीं था। ऐसे दुलार से परसी गई थाली को क्या वो स्वयं अपनी मूर्खता से लात मारकर ठुकरा दे? पुरुष तो अपनी पत्नी के एक ही प्रेमी का अस्तित्व नहीं सह सकता, फिर वो तो पूरे 15 पांडवों की पांचाली थी। उसके सीमांत में तो 15 हाथों का सिंदूर भरा था। उसका वह ये अटल अहिवात ही उसके जीवन का अभिशाप बनकर रह गया। पति ही नहीं, उसकी सास भी उस मातृहीना के जीवन में साक्षात जननी बनकर अवतरित हुई थी। ऐसी स्वस्थ हंसमुख बहू जो उसे ज़मीन पर पाँव भी नहीं धरने देती थी, उसे बड़े भाग्य से मिली थी। जब देखो वो किसी न किसी काम में जुटी रहती। कभी सास के सिर में तेल ठोंकती, कभी पैर के तलवे सहलाती, कभी उसके पलित केश उठा उठाकर काल्पनिक जुओं का संहार करने लगती। उसे बचपन से ही मिट्टी खाने की कुटैव थी। आज तक सबने उसकी इस बचकानी आदत का मजाक ही उड़ाया था, किंतु सास ने देखा तो चट से टूटे सकोरे दिए लाकर रख दिए। ले खा बहू। बड़े लाड़ से उसने कहा था। यही नहीं, पास पड़ोस में कहती फिरी थी, कोई सिर चढ़ी चटोरी बहू होती तो कलाकंद बर्फी मांगती। बेचारी ने मांगी भी क्या, मिट्टी। किंतु मग्गी के भाग्य में विधाता ने सुख नहीं लिखा था। इधर जीजा पानी से निकली मछली सा तड़पने लगा। क्या हो गया इस बार? कहीं किसी लोभी ने उसके सोने का अंडा देने वाली बत्तख को बीच में ही तो नहीं चुरा लिया? देख सुनकर ही तो उसने साली को ऐसे घर भेजा था जहाँ मोतियाबंद से धुंधली आंखों को छलने में उसे इतना विलंब नहीं होना चाहिए था। एक एक कर जब 6 महीने बीत गए तब उसका माथा ठनका। एक दिन वो चेहरा मुरा यथा सादे बदल कर अपने 14वें हमजुल्फ का भेद लेने पहुँच गया। भेद लेने में तो वो स्कॉटलैंड यार्ड के जासूसों को भी मात दे सकता था, पर बूढ़ा भी तो पूरा घुटा उस्ताद था। उसकी पीठ में भी आंखें थीं। एक तो घुटे ठग को दूसरे ठग ने छला था। उस पर दांत से पकड़ पकड़ कर सेती संपत्ति चुरा उसे वो छोकरी मिट्टी में मिला गई थी। छले जाने का घाव अब रिस रिस कर नासूर बन चुका था। लुक छिपकर भेद लेने आए शत्रु को उसने लपक कर अपने खेमे में खींच लिया। फिर चला साली जीजा पर वो सनसनी खेज मुकदमा। 400 BC के अपराध में दोनों को लौह कपाटों में मूंद दिया गया, किंतु साली को सजा अपेक्षाकृत कम मिली। जिस दिन मैं गई उसके दूसरे ही दिन मग्गी का मुक्ति पर्व था। इसी से काले चेहरे पर खुशी के लड्डू फूट रहे थे। जेल से छूटने पर भी क्या इसे अपने पति और सास का प्रेम पूर्वत मिल पाएगा? अब तो वो इसकी कहानी सुन चुके होंगे।
मैंने दबे स्वर से अधीक्षिका से पूछा। अजी, इसकी सास इसे अब भी उतना ही प्यार करती है, क्यों, है ना मग्गी? उन्होंने हंसकर उससे पूछा। मुझे लगा अपने सरल निर्दोष स्वभाव के कारण मग्गी अपनी सास का ही नहीं, जेल अधिकारियों का भी हृदय जीत चुकी है। अरे बोलती क्यों नहीं? उन्होंने फिर गुदगुदाया। नतमुखी मग्गी के चेहरे पर उदरस्त किए पुष्प शोभा मंडित असंख्य गमलों की सुगंध बिखर गई। लजाकर उसने अपना वाजिद अली शाह का सा चौकोर चेहरा और झुका लिया। जब भी इसकी सास इससे मिलने आती है, अधीक्षिका कहने लगी, कभी भी इसके लिए दिए सकोरे लाना नहीं भूलती। मग्गी ने अब लजाकर पूरा आंचल मुंह में ठूंस लिया था। अब मैं कभी नहीं खाऊंगी साहब, कभी नहीं। उसकी मीठी हंसी तिमिर के पत्र संपुट से बहते किसी पहाड़ी निर्झर के स्रोत सी छलकती मुझे रस सिक्त कर गई। मेरे जी में आया इस निभृत कारागार से विदा लेने से पूर्व उस आनंदमयी युवती के कान के पास मुंह सटाकर कह दूं, खूब गमले खाती रहो मग्गी, क्या पता कठोर धरित्री की सौंधी सुगंध के प्रति तुम्हारा ये मोह ही तुम्हें विषम परिस्थितियों के बीच भी खिलखिलाना सिखा गया हो। ईश्वर करे तुम्हारी सास तुम्हारे चने चबेने के लिए इसी प्रेम से नित्य दिए सकोरे जुटाती रहे, तुम्हारे काले नटवर नागर के गर्म लोहा पीटते काले भुजदंड नृत्य पर्यंत तुम्हारी काली आंखों की मुग्ध चावनी बंधाते रहें और तुम्हारी 15वीं ससुराल का ये दुरागमन संपूर्ण रूप से सफल बन उठे। आमीन। अभी आप सुन रहे थे जेल डायरी के रूप में लिखी गई शिवानी जी की कहानी साधो ई मुर्दन के गांव।